कल्पना कीजिए, रात के 2 बज रहे हैं। आपके आसपास पूरी दुनिया गहरी नींद में सो रही है। कमरे में एकदम सन्नाटा है, लेकिन आपका दिमाग, वो एक रेस ट्रैक बना हुआ है जहां विचार फुल स्पीड में दौड़ रहे हैं। आप बिस्तर पर लेटकर बस छत को घूर रहे हैं। शरीर पूरी तरह से थक चुका है, उसे आराम चाहिए, लेकिन आपका दिमाग रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। आपके अंदर विचारों की एक नॉन स्टॉप ट्रेन दौड़ रही है। कल क्या होगा? मैंने वो गलती क्यों की? अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा? अगर मेरे प्लान्स फेल हो गए तो मेरा क्या होगा? इसे कहते हैं ओवर थिंकिंग का अंतहीन लूप। ऐसा लगता है जैसे किसी ने आपके दिमाग का स्विच ऑन करके उसे तोड़ दिया है और अब उसे ऑफ करने का कोई तरीका आपके पास नहीं है। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? क्या आप भी उस थकान से वाकिफ हैं जो शरीर की नहीं बल्कि दिमाग की होती है? जब हम इस तरह की चिंता से गुजर रहे होते हैं तो आसपास के लोग अक्सर एक बहुत ही आम सलाह देते हैं। अरे ज्यादा मत सोचो, चिल करो। या फिर सबसे मशहूर डायलॉग है, बस पॉजिटिव सोचो, सब अच्छा होगा। ईमानदारी से कहूं, जब आपका दिमाग पैनिक कर रहा होता है, जब आपके दिल की धड़कन तेज होती है और आपको अपना भविष्य अंधकार में लग रहा होता है, तब ये पॉजिटिव सोचो वाली बात दुनिया की सबसे बकवास और इरिटेटिंग सलाह लगती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उस वक्त हमारा दिमाग खतरे के सिग्नल भेज रहा होता है। आप एक जलते हुए घर में बैठकर ये नहीं सोच सकते कि वाह क्या सुहाना मौसम है। आपका सर्वाइवल सिस्टम हावी हो चुका है, आप बस उस आग को बुझाना चाहते हैं। लेकिन सवाल ये है कि इस मानसिक आग को बुझाएं कैसे? यहीं पर एंट्री होती है उस समाधान की जिसके बारे में हम आज गहराई से बात करने वाले हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कैरोल कर्शो और बिल वेड की बेहतरीन किताब द वर्री फ्री माइंड के बारे में। ये दोनों लेखक कोई आम मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हैं। ये दशकों के अनुभव वाले क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और थेरेपिस्ट हैं। इन्होंने अपना पूरा जीवन उन लोगों के दिमाग को समझने और उनका इलाज करने में लगा दिया है जो गंभीर चिंता, तनाव और डर से जूझ रहे थे। इस किताब को चुनने का और इस वीडियो को बनाने का मेरा मुख्य उद्देश्य आपको कोई हवाई मोटिवेशन देना नहीं है। ये किताब सिर्फ पॉजिटिव सोचों वाली घिसी पिटी बातें नहीं सिखाती। इसके बजाय ये हमें विज्ञान की दुनिया में ले जाती है। ये बात करती है न्यूरोसाइंस की। ये किताब हमें समझाती है कि जब हम चिंता करते हैं तो वास्तव में हमारे दिमाग के अंदर शारीरिक रूप से क्या बदलाव होते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये न्यूरोसाइंस के जरिए बताती है कि कैसे हम अपने ही दिमाग को रीवायर कर सकते हैं। रीवायरिंग का मतलब है अपने दिमाग के उन पुराने रास्तों को तोड़ना जो हमें बार बार चिंता की तरफ धकेलते हैं, और ऐसे नए मजबूत रास्ते बनाना जो हमें शांति, स्पष्टता और फोकस की तरफ ले जाए। हम सीखेंगे कि कैसे अपने दिमाग के हार्डवेयर को हैक करके चिंता पैदा करने वाले सिग्नल्स को ब्लॉक किया जा सकता है। तो अगर आप अपनी इस चिंता की आदत से सच में हमेशा के लिए आज़ादी पाना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। आज हम दिमाग की गहराइयों में उतरेंगे और उन वैज्ञानिक तरीकों को सीखेंगे जो आपके दिमाग के उस ऑन स्विच को हमेशा के लिए आपके कंट्रोल में कर देंगे। चलिए इस सफ़र की शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, बुक जॉन के एक और दिलचस्प वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आपको ये बुक समरी या फिर हमारा काम अच्छा लगता है तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ये आपके लिए तो फ्री है, लेकिन इससे हमारी काफ़ी हेल्प होती है। साथ ही साथ वीडियो को हाइप भी कर दें। हमारे हर नए वीडियो को आप 3 बार हाइप कर सकते हैं, तो हाइप भी ज़रूर कर दें। हमें अपना प्यार और सपोर्ट भेजने के लिए आप हमें UPI भी कर सकते हैं या फिर हमारी मेंबरशिप ज्वाइन करके हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं। और हाँ, कमेंट्स में हमें ये ज़रूर बताएं कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। चलिए बुक समरी पर वापस आते हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल जो हमारे दिमाग में आता है वो ये है कि आखिर हम चिंता करते ही क्यों हैं? अगर ओवर थिंकिंग से हमें इतनी तकलीफ़ होती है, हमारी रातों की नींद उड़ जाती है, हमारा शरीर थक जाता है, तो हमारा अपना ही दिमाग हमारे खिलाफ इस तरह से काम क्यों करता है? इसका जवाब हमारी साइकोलॉजी में नहीं बल्कि हमारी बायोलॉजी और हमारे इतिहास में छिपा है। इसे समझने के लिए हमें आज से हज़ारों साल पीछे जाना होगा। आइए विकासवादी विज्ञान यानी इवोल्यूशन की बात करते हैं। हज़ारों साल पहले जब हमारे पूर्वज जंगलों में रहते थे तो उनकी ज़िंदगी आज की तरह सुरक्षित नहीं थी।
उनके पास पक्के घर नहीं थे, लॉक वाले दरवाजे नहीं थे और न ही पुलिस की सुरक्षा थी। उनके लिए हर एक दिन मौत और जिंदगी का खेल था। कल्पना कीजिए कि एक आदिमानव जंगल से गुजर रहा है और अचानक झाड़ियों के पीछे से एक खूंखार शेर या कोई जंगली जानवर आ जाता है। उस पल में उस आदिमानव के दिमाग को 1 सेकंड के 1000वें हिस्से में एक फैसला लेना होता था, या तो लड़ो या फिर अपनी जान बचाकर भागो। इसे विज्ञान की भाषा में फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स कहते हैं। इस सर्वाइवल मैकेनिज्म को एक्टिवेट करने के लिए दिमाग शरीर में कुछ खास तरह के केमिकल छोड़ता था, जिन्हें हम स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं, जैसे कि कोर्टिसोल और एड्रेनालाइन। जैसे ही ये केमिकल खून में मिलते, उस इंसान के दिल की धड़कन तेज हो जाती ताकि मांसपेशियों को ज्यादा खून मिल सके। उसकी सांसें छोटी और तेज हो जाती, आंखों की पुतलियां बड़ी हो जाती और शरीर का पूरा फोकस सिर्फ एक चीज पर होता, किसी तरह इस खतरे से अपनी जान बचाना। उस जमाने में ये चिंता, ये स्ट्रेस और ये पैनिक अटैक एक वरदान था। इसी स्ट्रेस मैकेनिज्म की वजह से इंसान जिंदा बच पाया और इवोल्यूशन की इस रेस में आगे बढ़ पाया। लेकिन समस्या कहाँ शुरू होती है? समस्या ये है कि दुनिया तो बहुत तेजी से बदल गई। हमने जंगल छोड़कर शहर बसा ली, शेर और भालू की जगह सुरक्षित ऑफिस और अपार्टमेंट आ गए। लेकिन हमारे दिमाग का वो आदिमानव वाला हिस्सा आज भी वैसा का वैसा ही है। वो आज भी उसी पुराने सॉफ्टवेयर पर चल रहा है। आज के दौर में झाड़ियों के पीछे कोई शेर नहीं छिपा है, लेकिन आज शेर की जगह ले ली है हमारे बॉस के एक गुस्से वाले ईमेल ने, क्रेडिट कार्ड के बिल ने, ईएमआई की टेंशन ने या सोशल मीडिया पर किसी के नेगेटिव कमेंट ने। हमारा दिमाग आज भी इन आधुनिक समस्याओं और एक खूंखार शेर के बीच का फर्क नहीं समझ पाता। जब आपका बॉस आपसे कहता है कि मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है, तो आपका दिमाग इसे एक जानलेवा खतरे की तरह देखता है। वह तुरंत वही पुराने स्ट्रेस केमिकल्स, वही कोर्टिसोल आपकी नसों में छोड़ देता है। आप अपनी डेस्क पर सुरक्षित बैठे होते हैं, लेकिन आपके शरीर के अंदर का अलार्म ऐसे बज रहा होता है जैसे आपकी जान जाने वाली हो। आपका शरीर उस स्ट्रेस को प्रोसेस नहीं कर पाता, क्योंकि भागने या लड़ने के लिए कोई फिजिकल जानवर सामने नहीं है। और यही जमा हुआ स्ट्रेस, यही लगातार बहता हुआ कोर्टिसोल हमारे अंदर क्रॉनिक एंग्जाइटी यानी हमेशा बनी रहने वाली चिंता को जन्म देता है। ये तो हुई इवोल्यूशन की बात। अब आते हैं दूसरे सबसे बड़े कारण पर, जिसे कहते हैं नेगेटिविटी बायस। क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि आपके साथ दिन भर में 10 अच्छी चीज़ें हों और सिर्फ एक बुरी चीज़ हो जाए, तो रात को सोते समय आपका दिमाग किस चीज़ के बारे में सोचता है? उन 10 अच्छी चीज़ों के बारे में? बिल्कुल नहीं। आपका दिमाग उस एक बुरी चीज़ पर अटक जाता है। कोई आपको 100 बार अच्छा कहे, लेकिन एक इंसान आपको बुरा कह दे, तो वो एक नेगेटिव कमेंट आपके दिमाग में हफ्तों तक घूमता रहता है। ऐसा क्यों? ये कोई दिमागी कमज़ोरी नहीं है, बल्कि ये भी हमारे सर्वाइवल का ही एक हिस्सा है। हमारे दिमाग को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि वे हमेशा खतरे को पहले ढूंढे। एक मशहूर साइकोलॉजिस्ट का कहना है कि हमारा दिमाग नेगेटिव चीज़ों के लिए वेलक्रो की तरह काम करता है, जिस पर बुरी बातें तुरंत चिपक जाती हैं, और पॉजिटिव चीज़ों के लिए टेफ्लॉन की तरह काम करता है, जिससे अच्छी बातें तुरंत फिसल जाती हैं। प्राचीन काल में जो इंसान ये सोचता था कि झाड़ियों के हिलने का मतलब सिर्फ हवा का चलना है, वो अक्सर किसी जानवर का शिकार बन जाता था। लेकिन जो इंसान हर हिलती हुई झाड़ी को एक खतरा मानता था, वो हमेशा सतर्क रहता था और जिंदा बच जाता था। हम सब उसी सतर्क और चिंता करने वाले इंसान के वंशज हैं। इसलिए आज जब आप एकदम सुरक्षित माहौल में भी होते हैं, मान लीजिए आप अपने आरामदायक कमरे में कॉफ़ी पी रहे हैं, तब भी आपका नेगेटिविटी बायस बैकग्राउंड में काम कर रहा होता है। वो शांति में भी खतरे ढूंढता है। वो सोचता है, सब कुछ इतना अच्छा कैसे चल रहा है, ज़रूर कुछ बहुत बुरा होने वाला है। आपका दिमाग आपको खुश रखने के लिए नहीं बना है, वह आपको जिंदा रखने के लिए बना है, और उसे लगता है कि आपको डराकर ही वह आपको सुरक्षित रख सकता है। अब इन दोनों चीज़ों, इवोल्यूशन और नेगेटिविटी बायस का जो सबसे खतरनाक परिणाम निकलता है, वो है तीसरा पॉइंट, न्यूरोप्लास्टिसिटी। ये इस पूरी किताब का और हमारे दिमाग के काम करने के तरीके का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है। न्यूरोप्लास्टिसिटी का सीधा सा मतलब है कि हमारा दिमाग कोई पत्थर पर खींची गई लकीर नहीं है। ये प्लास्टिक की तरह है।
जो हमारे अनुभवों और हमारी सोच के आधार पर अपनी शेप, अपना आकार और अपनी वायरिंग बदल सकता है। न्यूरोसाइंस का एक बहुत ही मशहूर नियम है, न्यूरॉन्स दैट फायर टुगेदर वायर टुगेदर। इसका मतलब है कि आप जिस भी विचार को बार बार सोचते हैं, आपके दिमाग में उस विचार का एक फिजिकल रास्ता, एक न्यूरल पाथवे बन जाता है। इसे एक उदाहरण से समझिए। मान लीजिए आपके घर के पास एक बहुत घना जंगल है जहाँ लंबी लंबी घास उगी है। आपको उस जंगल के बीच से होकर गुजरना है। जब आप पहली बार वहाँ से जाएंगे तो आपको बहुत मुश्किल होगी। आपको घास हटानी पड़ेगी, रास्ता बनाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप हर रोज़ उसी रास्ते से गुजरने लगें तो क्या होगा? कुछ ही दिनों में वहाँ की घास दब जाएगी, झाड़ियाँ हट जाएंगी और एक साफ पगडंडी बन जाएगी। और अगर आप सालों तक वहीं से गुजरते रहे तो वह पगडंडी एक पक्की और चौड़ी सड़क में बदल जाएगी। फिर आपको उस रास्ते पर चलने के लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आप आंख बंद करके भी वहाँ से गुजर सकेंगे। बिल्कुल यही चीज़ हमारे दिमाग के अंदर होती है। जब आप पहली बार किसी चीज़ के बारे में चिंता करते हैं तो दिमाग में एक पतली सी पगडंडी बनती है। लेकिन जब आप हर रोज़, हर घंटे अपनी जॉब को लेकर, अपने रिश्तों को लेकर, अपने भविष्य को लेकर ओवर थिंकिंग करते हैं तो आप उस चिंता वाली पगडंडी पर बार बार चल रहे होते हैं। धीरे धीरे लगातार चिंता करने से वो न्यूरल पाथवे इतना मजबूत हो जाता है कि वो एक 4 लेन हाईवे बन जाता है। यही वजह है कि चिंता करना एक आदत बन जाती है। कुछ समय बाद आपको चिंता करने के लिए किसी बड़े कारण या किसी वास्तविक खतरे की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। आप सुबह उठते हैं और बिना किसी वजह के आपका दिल घबराने लगता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपका दिमाग चिंता करने के उस हाईवे पर इतनी तेज़ गाड़ियां दौड़ाने का आदी हो चुका है कि अब वो अपने आप ऑटो पायलट मोड पर चिंता करने लगता है। आपका दिमाग पॉजिटिव सोचने का रास्ता भूल ही चुका होता है क्योंकि वहाँ तो अब घनी घास उग चुकी है। तो इस पूरे हिस्से का निष्कर्ष क्या निकला? निष्कर्ष ये है कि अगर आप बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं तो आप कोई कमज़ोर इंसान नहीं हैं, न ही आपके अंदर कोई खराबी है। आपका दिमाग बस अपना पुराना काम बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से कर रहा है। वो आपको बचाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन गलत तरीके से। और क्योंकि यह चिंता एक सीखी गई आदत है, न्यूरोप्लास्टिसिटी के कारण बनी एक पक्की सड़क है, तो सबसे अच्छी खबर यह है कि विज्ञान कहता है इस सड़क को तोड़ा जा सकता है। हम जानबूझकर कुछ खास तकनीकों का इस्तेमाल करके अपने दिमाग को नई सड़कें बनाना सिखा सकते हैं। और यहीं से शुरुआत होती है इस किताब के सबसे दिलचस्प हिस्से की, जहां हम समझेंगे कि कैसे हमारा दिमाग अलग अलग गियर्स में काम करता है और कैसे हम खुद अपने दिमाग का गियर बदलना सीख सकते हैं। अब हम इस किताब के सबसे महत्वपूर्ण और सबसे दिलचस्प कॉन्सेप्ट पर आते हैं। अगर आपने इस एक कॉन्सेप्ट को गहराई से समझ लिया तो आप अपने दिमाग के काम करने का पूरा विज्ञान समझ जाएंगे। और यह विज्ञान जुड़ा है हमारे दिमाग की आवृत्तियों यानी ब्रेन फ्रीक्वेंसीज से। लेखक कैरोल कर्शो और बिल वेड कहते हैं कि अपने दिमाग को एक मल्टी गियर वाली स्पोर्ट्स साइकिल या एक कार की तरह समझें। जैसे एक कार में अलग अलग स्पीड और रास्तों के लिए अलग अलग गियर्स होते हैं। चढ़ाई के लिए पहला गियर और हाईवे पर तेज़ दौड़ने के लिए 5वां गियर। बिल्कुल वैसे ही हमारा दिमाग भी अलग अलग परिस्थितियों से निपटने के लिए 5 अलग अलग गियर्स में काम करता है। इन गियर्स को विज्ञान की भाषा में ब्रेन वेव्स या दिमाग की तरंगें कहा जाता है। जब आप चिंता में होते हैं तो समस्या यह नहीं होती कि आपका दिमाग खराब हो गया है। समस्या यह होती है कि आपका दिमाग गलत गियर में फंस गया है। आप फर्स्ट गियर में कार को हाईवे पर 100 की स्पीड में दौड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे इंजन गर्म हो रहा है और धुआं निकल रहा है। आइए इन 5 गियर्स को एक एक करके बहुत ही आसान भाषा में समझते हैं, क्योंकि यही वह नींव है जिस पर आपकी चिंता मुक्त जिंदगी की इमारत खड़ी होगी। शुरुआत करते हैं सबसे पहले और सबसे धीमे गियर से, जिसे कहते हैं डेल्टा अवस्था। यह 0.5 से 4 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर काम करता है। डेल्टा का मतलब है गहरी, बिना सपनों वाली नींद। जब आप रात को इतनी गहरी नींद में होते हैं कि आपको दुनिया की कोई खबर नहीं होती, तब आपका दिमाग डेल्टा गियर में होता है। ये वह समय है जब आपका शरीर खुद को रिपेयर कर रहा होता है। आपकी कोशिकाएं यानी सेल्स खुद को हील कर रही होती हैं। जो लोग बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं
उनका दिमाग डेल्टा अवस्था में जा ही नहीं पाता और इसी वजह से वे सुबह उठकर भी थका हुआ महसूस करते हैं, क्योंकि उनके शरीर की रिपेयरिंग का काम पूरा ही नहीं हुआ। दूसरा गियर है थीटा अवस्था। ये 4 से 8 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है। इसे आप गहरी रिलैक्सेशन या वह अवस्था कह सकते हैं जब आप बस नींद की आगोश में जा ही रहे होते हैं। कभी आपने महसूस किया है कि सुबह उठने से ठीक पहले या रात को सोने से ठीक पहले आप आधे जगे हुए और आधे सोए हुए होते हैं? आप सपने देख रहे होते हैं लेकिन आपको पता होता है कि आप बिस्तर पर हैं। वह थीटा स्टेट है। इस अवस्था में हमारा अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड पूरी तरह खुला होता है। ये अवस्था हमारी गहरी यादों, इंट्यूशन और हमारे अंदर की छिपी हुई प्रोग्रामिंग का घर है। बच्चों का दिमाग 7 साल की उम्र तक ज़्यादातर थीटा स्टेट में ही रहता है, इसीलिए वे स्पंज की तरह हर चीज़ इतनी जल्दी सीख लेते हैं। अब आते हैं तीसरे गियर पर, और यह गियर इस पूरी किताब का सबसे बड़ा हीरो है। इसे कहते हैं अल्फा अवस्था, जो 8 से 12 हर्ट्ज के बीच होती है। अल्फा का मतलब है एक शांत, रिलैक्स लेकिन पूरी तरह से जागरूक अवस्था। कल्पना कीजिए कि आप किसी पहाड़ी इलाके में एक खूबसूरत नदी के किनारे बैठे हैं। ठंडी हवा चल रही है और आपके दिमाग में कल की कोई फिक्र नहीं है। आप सिर्फ उस पल में जी रहे हैं। यह अल्फा स्टेट है। जब आप अपनी आंखें बंद करके गहरी सांस लेते हैं, या जब आप शॉवर ले रहे होते हैं और अचानक आपको किसी प्रॉब्लम का बड़ा ही क्रिएटिव सा सॉल्यूशन मिल जाता है, वो सब अल्फा स्टेट का कमाल है। इस गियर में चिंता, डर या पैनिक का कोई वजूद नहीं होता। ये दिमागी शांति और क्रिएटिविटी का एंट्री गेट है। चौथा गियर है बीटा अवस्था। ये 12 से 35 हर्ट्ज की तेज़ फ्रीक्वेंसी है। ये हमारे दिन भर के सामान्य कामकाज का गियर है। जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, जब आप कोई हिसाब लगा रहे हैं, जब आप ऑफिस में कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हैं या ट्रैफिक में गाड़ी चला रहे हैं, तो आप बीटा स्टेट में होते हैं। बीटा ज़रूरी है, ये फोकस एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए बना है। लेकिन बीटा के भी 3 हिस्से होते हैं, लो बीटा, मिड बीटा और हाई बीटा। समस्या तब शुरू होती है जब हम हाई बीटा में चले जाते हैं। हाई बीटा का मतलब है खतरे की घंटी। जब आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होते हैं, जब आपको पैनिक अटैक आ रहा होता है, जब आप सोचते हैं कि अब मेरा क्या होगा, तब आपका दिमाग 30 से 35 हर्ट्ज की भयानक स्पीड से दौड़ रहा होता है। ये वो अवस्था है जहां ओवर थिंकिंग का जन्म होता है। और अंत में आता है 5वां और सबसे पावरफुल गियर, गामा अवस्था। ये 35 हर्ट्ज से ऊपर की फ्रीक्वेंसी है। ये कोई साधारण अवस्था नहीं है, इसे फ्लो स्टेट कहा जाता है। यह उच्च स्पष्टता, बेहतरीन फोकस और परम आनंद की अवस्था है। आपने किसी म्यूजिशियन को गिटार बजाते हुए देखा है, जो दुनिया को भूलकर बस अपने म्यूजिक में खो जाता है? या कोई एथलीट जो खेलते वक्त एक अलग ही जोन में होता है? वे गामा स्टेट में होते हैं। यहाँ समय का पता ही नहीं चलता और इंसान अपनी सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस देता है। अब सवाल ये है कि हमारी जिंदगी में इतनी उलझन और इतनी चिंता क्यों है? लेखकों के अनुसार आधुनिक इंसान की सबसे बड़ी त्रासदी ये है कि वह हमेशा, जी हाँ, लगभग हमेशा बीटा गियर में फंसा रहता है, और उसमें भी हाई बीटा में। हम सुबह उठते ही सबसे पहले अपना स्मार्टफोन चेक करते हैं, नोटिफिकेशन, ईमेल, खराब न्यूज़, और हमारा दिमाग तुरंत हाई बीटा में जंप कर जाता है। हम दिन भर इसी स्ट्रेस में काम करते हैं, डेडलाइंस का प्रेशर झेलते हैं, और रात को जब हम बिस्तर पर जाते हैं तो हम उसी 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड वाले बीटा दिमाग को अचानक डेल्टा यानी गहरी नींद में धकेलने की कोशिश करते हैं। क्या आप एक फुल स्पीड में भागती हुई कार को अचानक फर्स्ट गियर में डाल सकते हैं? नहीं, कार का इंजन टूट जाएगा। बिल्कुल यही हमारे दिमाग के साथ हो रहा है। हम गियर शिफ्ट करना भूल गए हैं। हम बीटा के ट्रैफिक जाम में बुरी तरह फंस चुके हैं। किताब हमें बताती है कि अगर हमें चिंता के इस चक्रव्यूह को तोड़ना है तो हमें अपने दिमाग को जानबूझकर अपनी मर्जी से अल्फा और गामा अवस्थाओं में शिफ्ट करना सीखना होगा। हमें उस हाई बीटा वाले स्ट्रेस लूप से बाहर निकलकर अल्फा की शांति में आना होगा। जब आप अल्फा में होते हैं तो आपके दिमाग में एंडोर्फिन और सेरोटोनिन जैसे हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जो कोर्टिसोल नाम के स्ट्रेस हार्मोन को तुरंत खत्म कर देते हैं। अल्फा और गामा स्टेट में जाना कोई जादू नहीं है, और न ही इसके लिए आपको हिमालय पर जाकर
सालों तक तपस्या करने की ज़रूरत है। न्यूरोसाइंस ने यह साबित कर दिया है कि कुछ बेहद आसान लेकिन अचूक तकनीकों का इस्तेमाल करके आप चंद मिनटों में, यहाँ तक कि कुछ सेकंड्स में, अपने दिमाग का गियर बीटा से अल्फा में बदल सकते हैं। और जब आप ऐसा करते हैं तो चिंता का वो पहाड़ जो आपको कुचले जा रहा था, अचानक एक छोटे से पत्थर में बदल जाता है जिसे आप आसानी से किनारे कर सकते हैं। यही इस किताब का असली मैजिक है। अब हम उस थ्योरी वाले हिस्से से बाहर निकलकर सबसे महत्वपूर्ण और प्रैक्टिकल हिस्से की तरफ बढ़ेंगे, जहां हम सीखेंगे वो कौन सी अचूक तकनीकें हैं, वो कौन से टूल्स हैं जिन्हें आप आज अभी इसी वक्त इस्तेमाल करके अपने दिमाग के इस ओवर थिंकिंग वाले इंजन को शांत कर सकते हैं और उसे अल्फा गियर में डाल सकते हैं। चलिए उन प्रैक्टिकल टूल्स को एक एक करके डिकोड करते हैं। अब तक हमने ये अच्छी तरह से समझ लिया है कि हमारा दिमाग ओवर थिंकिंग के लूप में क्यों फंसता है और कैसे हम अपनी ज़िंदगी का ज़्यादातर हिस्सा हाई बीटा वाले स्ट्रेसफुल गियर में गुजार देते हैं। थ्योरी और विज्ञान को समझना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि जब तक आप बीमारी की जड़ को नहीं समझेंगे तब तक दवा काम नहीं करेगी। लेकिन अब हम इस किताब के सबसे महत्वपूर्ण, सबसे रोमांचक और पूरी तरह से प्रैक्टिकल हिस्से में प्रवेश कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे एक्शन की। अगर अभी इसी वक्त आपके दिमाग में हजारों विचार दौड़ रहे हैं, आपका दिल तेजी से धड़क रहा है और आपको बहुत घबराहट हो रही है, तो आप उस वक्त क्या करेंगे? ऐसे समय में कोई फिलॉसफी काम नहीं आती। आपको ज़रूरत होती है कुछ ऐसे अचूक हथियारों की, कुछ ऐसे टूल्स की जो तुरंत असर करें। कैरोल कर्शो और बिल वेड ने अपनी किताब द वरी फ्री माइंड में कुछ ऐसी ही सॉलिड न्यूरोलॉजिकल तकनीकें बताई हैं। ये तकनीकें आपके दिमाग के हार्डवेयर को तुरंत हैक करके उसे हाई बीटा से शांत अल्फा गियर में शिफ्ट कर देती हैं। आइए इन 3 सबसे शक्तिशाली प्रैक्टिकल टूल्स को एक एक करके गहराई से समझते हैं। सबसे पहला टूल है पेरिफेरल विजन, यानी आस-पास देखने की कला। ये शायद इस पूरी किताब की सबसे जादुई और तुरंत असर करने वाली तकनीक है, क्योंकि यह सीधे आपकी आंखों के जरिए आपके नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करती है। इसे समझने के लिए फिर से उसी जंगल वाले उदाहरण पर चलते हैं। जब एक आदिमानव के सामने शेर आता था तो उसकी आंखें क्या करती थीं? क्या वह शेर को छोड़कर आसपास के पेड़ों और फूलों को देखता था? बिल्कुल नहीं। उसका पूरा फोकस, उसकी आंखों की पूरी पुतलियां सिर्फ और सिर्फ उस शेर पर टिक जाती थीं। आसपास की पूरी दुनिया ब्लर हो जाती थी। इसे विज्ञान की भाषा में टनल विजन या फोवियल विजन कहते हैं। आज के दौर में जब आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होते हैं, मान लीजिए आप ऑफिस में किसी बड़ी प्रॉब्लम में फंस गए हैं या आपकी किसी से बहस हो रही है, तब भी अनजाने में आपकी आंखें इसी टनल विजन में चली जाती हैं। आप अपने लैपटॉप की स्क्रीन को या सामने बैठे इंसान को इतनी गहराई से घूरने लगते हैं कि आसपास की चीज़ें आपको दिखना बंद हो जाती हैं। आपका यह सिकुड़ा हुआ और तनावग्रस्त विजन आपके दिमाग को एक बहुत स्ट्रॉन्ग इमरजेंसी सिग्नल भेजता है कि बॉस, सामने खतरा है, जान बचाओ। और फिर आपका दिमाग स्ट्रेस केमिकल्स छोड़ने लगता है। तो इसका इलाज क्या है? इसका इलाज है पेरिफेरल विजन। आप जहाँ भी हैं, चाहे कुर्सी पर बैठे हों या ट्रैफिक में फंसे हों, बस एक पल के लिए रुकें। अपने सामने किसी एक बिंदु पर फोकस करें। अब अपनी आंखों की पुतलियों को हिलाए बिना, यानी बिना अपना सिर या आंखें घुमाए, अपने विजन को फैलाना शुरू करें। अपनी आंखों के किनारों से देखने की कोशिश करें। ध्यान दें कि आपके दाएं तरफ क्या रखा है, आपके बाएं तरफ क्या है, ऊपर छत पर क्या है और नीचे फर्श पर क्या है। अपनी दृष्टि को जितना हो सके चौड़ा कर लें, जैसे कमरे के हर कोने को आप एक साथ देखने की कोशिश कर रहे हो। इसे सॉफ्ट फोकस भी कहते हैं। आप चाहें तो अभी वीडियो देखते हुए भी इसे आजमा सकते हैं। अपनी आंखों को रिलैक्स छोड़ें और कमरे की बाकी चीज़ों को एक साथ महसूस करें। जैसे ही आप ऐसा करते हैं, आपके ऑप्टिक नर्व्स आपके दिमाग को एक बिल्कुल नया और अलग सिग्नल भेजते हैं। यह सिग्नल कहता है कि आसपास का नज़ारा एकदम साफ है, यहाँ आसपास कोई शेर नहीं छिपा है, हम पूरी तरह से सुरक्षित हैं। सिर्फ 5 से 10 सेकंड के अंदर ये चौड़ा विजन आपके पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को चालू कर देता है। ये हमारे शरीर का वो सिस्टम है जो रेस्ट एंड डाइजेस्ट, यानी आराम करने और रिलैक्स होने का काम संभालता है। आपकी सांसें अपने आप गहरी होने लगेंगी, हार्ट रेट नॉर्मल हो जाएगा
और आपका दिमाग कुछ ही पलों में उस जानलेवा हाई बीटा गियर से फिसलकर एकदम शांत अल्फा गियर में आ जाएगा। ये तकनीक इतनी पावरफुल है कि दुनिया भर में कई एथलीट्स और कमांडोज इसका इस्तेमाल पैनिक को रोकने के लिए करते हैं। अब आते हैं हमारे दूसरे प्रैक्टिकल टूल पर, जो सीधे हमारी सोच के पैटर्न पर हमला करता है। इस टूल का नाम है व्हाट इफ को कैन डू में बदलना। चिंता की अपनी एक खास भाषा होती है जो हमेशा एक ही सवाल से शुरू होती है, क्या होगा अगर मेरी जॉब चली गई? क्या होगा अगर मैं फेल हो गया? ये जो व्हाट इफ है, ये हमारे दिमाग को वर्तमान से उखाड़कर भविष्य के एक ऐसे डरावने अंधेरे में फेंक देता है जो अभी तक हुआ ही नहीं है। हम उन ख्याली पुलावों में इतना उलझ जाते हैं कि हम आज का सुकून पूरी तरह से खो देते हैं। इस जाल से निकलने के लिए जैसे ही आपका दिमाग ये खौफनाक गेम खेलना शुरू करे, आपको तुरंत एक रेफरी की तरह बीच में आना है और गेम का नियम बदल देना है। आपको व्हाट इफ को व्हाट कैन आई डू में बदल देना है। उदाहरण के लिए एक गहरी सांस लें और खुद से पूछें, रुको, अपनी इस प्रेजेंटेशन को बेहतर बनाने के लिए या इस स्थिति को संभालने के लिए मैं अभी इस वक्त क्या कर सकता हूँ? जैसे ही आप यह सवाल पूछते हैं, आपका दिमाग इमेजिनेशन और डर वाले हिस्से से निकलकर तुरंत लॉजिक और प्रॉब्लम सॉल्विंग वाले हिस्से में आ जाता है। आप असहाय स्थिति से निकलकर एक्शन मोड में आ जाते हैं। न्यूरोसाइंस का पक्का नियम है, आपका दिमाग एक ही समय में चिंता और प्रॉब्लम सॉल्विंग दोनों नहीं कर सकता। जैसे ही आप एक्शन लेते हैं, आपको अपनी ज़िंदगी का स्टीयरिंग व्हील वापस अपने हाथों में महसूस होने लगता है। इसके बाद आता है हमारा तीसरा और सबसे गहरा टूल, जिसे न्यूरोसाइंस में न्यूरो रिपैटर्निंग कहा जाता है। जब हम भारी तनाव में होते हैं तो हमारा अमिगडाला इतनी जोर से बजता है कि हमारा लॉजिकल दिमाग शट डाउन हो जाता है। इस स्थिति को तोड़ने के 2 कदम हैं, सवाल पूछना और लेबल करना। जब आप बहुत पैनिक महसूस करें तो शांत बैठकर खुद से पूछें, क्या यह स्थिति वाकई मेरी जान के लिए खतरनाक है? क्या मेरे सामने कोई शेर खड़ा है? 99.9% मामलों में स्पष्ट जवाब आएगा, नहीं, ये सिर्फ एक प्रोजेक्ट है या एक इंटरव्यू है। ये सवाल उस झूठे अलार्म को बंद कर देता है। इसके तुरंत बाद दूसरा कदम उठाएं, अपनी भावनाओं को लेबल देना, यानी नेम इट टू टेम इट। शांत होकर खुद से कहें, मुझे जो महसूस हो रहा है ये कोई असली खतरा नहीं है, ये सिर्फ मेरे दिमाग का एक पुराना पैटर्न है और शरीर में दौड़ रहा थोड़ा सा कोर्टिसोल है। जब आप अपनी भावना को नाम दे देते हैं तो आप उस डर के अंदर डूबने के बजाय नदी के किनारे खड़े होकर उसे पानी में बहते हुए देखने वाले एक दर्शक बन जाते हैं। लेकिन क्या सिर्फ चिंता को रोकना ही काफ़ी है? जब आप चिंता को रोकते हैं तो दिमाग में समय और ऊर्जा की एक खाली जगह बन जाती है। हम अक्सर अपने डरे हुए दिमाग से भविष्य की योजना बनाते हैं और पास्ट के डर को फ्यूचर के कैनवास पर चिपका देते हैं। किताब का एक बहुत ही स्पष्ट नियम है, कभी भी स्ट्रेस की हालत में अपने भविष्य की योजना मत बनाइए। जब आपका दिमाग एकदम शांत अल्फा स्टेट में हो, केवल तब अपने भविष्य के बारे में सोचना शुरू करें। तब दिमाग आपको रुकावटें नहीं, समाधान दिखाएगा। और जब हम इस शांत दिमाग को किसी काम में पूरी तरह से झोंक देते हैं तो हम फ्लो स्टेट में पहुंच जाते हैं। याद है जब आप कोई मनपसंद काम कर रहे थे और आपको समय का बिल्कुल अंदाजा नहीं रहा? उस वक्त न आपको भूख लगी, न प्यास लगी और न ही कोई चिंता थी। विज्ञान साबित कर चुका है कि जब इंसान फ्लो स्टेट में होता है तो उसके दिमाग का डर पैदा करने वाला हिस्सा शट डाउन हो जाता है। अगर आपको चिंता से हमेशा के लिए आज़ादी चाहिए तो हर दिन कम से कम 1 घंटा ऐसा निकालें जहां आप डीप वर्क कर सकें। अपना फ़ोन दूर रख दें और उस काम में खोना सीखें। तो दोस्तों, अब हम इस सफ़र के बिल्कुल आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं। इस पूरे वीडियो से अगर एक बात आपको अपने साथ ले जानी है तो वो ये है, चिंता आपकी नियति नहीं है। ओवरथिंकिंग आपकी पर्सनैलिटी का कोई जन्मजात हिस्सा नहीं है। चिंता करना सिर्फ और सिर्फ एक सीखी हुई आदत है। यह आपके दिमाग के न्यूरॉन्स द्वारा बनाया गया एक पुराना हाईवे है। और विज्ञान का सबसे खूबसूरत सच ये है कि अगर कोई आदत सीखी जा सकती है तो उसे पूरी तरह से खत्म भी किया जा सकता है। आपका दिमाग शांति के लिए रीवायर भी हो सकता है, लेकिन जब तक आप एक्शन नहीं लेंगे, आपके दिमाग के उस हाईवे में कोई बदलाव नहीं आएगा। मेरा आपसे यही कहना है कि आज से, बल्कि अभी से,
कम से कम किसी एक तकनीक को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। जब भी लगे कि तनाव बढ़ रहा है, बस 10 सेकंड के लिए रुकिए, अपना विजन आसपास फैला लीजिए और दिमाग को सिग्नल भेजिए कि सब ठीक है। अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आज के इस वीडियो में आपको सबसे वैल्यूएबल क्या सीखने को मिला? क्या वो दिमाग के 5 गियर्स का कॉन्सेप्ट था या व्हाट इफ को बदलने वाली बात? अपने विचार कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये बुक समरी या फिर हमारा काम अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जाते जाते वीडियो को 3 बार हाइप भी कर दें। हमें अपना प्यार और सपोर्ट भेजने के लिए आप हमें यूपीआई भी कर सकते हैं या फिर हमारी मेंबरशिप ज्वाइन करके हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं। बुक समरी आखिर तक सुनने के लिए शुक्रिया।